बच्चों, अब तक की पाठ चर्चा के दौरान हमने ये जाना कि मृदा संसाधन क्या है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, किन कारकों की क्या क्या भूमिका होती है इसके निर्माण में। फिर हमने जाना कि मृदा का क्या क्या वर्गीकरण है, कितने प्रकार हैं, किस प्रकार मनुष्य अपनी लगभग सभी आवश्यकताओं के लिए मृदा पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर है। मानव अधिवास का निर्माण की बात हो या परिवहन संचार के सुविधाओं के विकास की बात हो, उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति की बात हो या उसके स्थापना की बात हो, यहाँ तक कि कचरों का निपटान में भी हम मृदा पर या भूमि पर आश्रित हैं। तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मनुष्य की सभी आवश्यकताएं मृदा से ही पूरी होती हैं और ये मनुष्य इस पृथ्वी का सबसे विवेकशील प्राणी। लेकिन हमने क्या किया इस मृदा, इस भूमि के साथ? उपयोग किया अपने फायदे के लिए, लेकिन उपयोग के साथ साथ आज हम दुरुपयोग के द्वारा इस भूमि को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं और कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं, शायद इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। आइए अब पाठ चर्चा के इस भाग में हम बात करेंगे भूक्षरण की समस्या और उसके निदानों के बारे में। बच्चों, हम भूमि निम्नीकरण या क्षरण के कारकों और उसके निवारण के ऊपर बात करें, इससे पहले ये दो मिलते जुलते शब्द हैं, इनको ज़रा समझ लें। एक है भूमि निम्नीकरण और दूसरा है भूक्षरण। तो भूमि निम्नीकरण क्या है, पहले इसे समझ लें कि दुरुपयोग के कारण भूमि के भौतिक अथवा रासायनिक गठन में परिवर्तन के फलस्वरूप भूमि का अनुपयोगी हो जाना मृदा निम्नीकरण कहलाता है। इसमें क्या है कि इसके भौतिक या रासायनिक गठन में परिवर्तन हो रहा है। किस कारण से? इसके दुरुपयोग के कारण, यानी जब हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं उस कारण। तो उस स्थिति को मृदा निम्नीकरण कहते हैं। ऐसा कब होता है, इसका एक उदाहरण आपके सामने है। पंजाब में हम जानते हैं सबसे पहले वहाँ हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जनक क्षेत्रों में से एक है। तो उसमें हरित क्रांति की एक प्री कंडीशन थी सिंचाई, और यहाँ पर क्या किया गया, खेतों की सिंचाई की गई। लेकिन ये सिंचाई जब अत्यधिक यानी ज़रूरत से ज़्यादा हुई तो क्या हुआ, उस कारण वहाँ की मिट्टी में लवण और क्षार की मात्रा अधिक हो गई और फलतः वहाँ की मिट्टी आज की तारीख में निम्नीकरण का शिकार है। दूसरा जो हमारा टर्म था भूक्षरण, इसमें क्या होता है इसे भी जान लें कि मृदा की उपजाऊ परत का, जो हमारा सबसे ऊपरी उपजाऊ परत जिसे हम टॉप सॉइल कहते हैं, उस परत का विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित हो जाना। यहाँ हमने देखा परिवर्तन हुआ, यहाँ स्थानांतरण नहीं हुआ, लेकिन भूक्षरण में ये क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है। इसे हम भूक्षरण या ज़्यादा लोकप्रिय शब्द है भू अपर्दन या मृदा अपर्दन। तो इसे हम मृदा अपर्दन कहते हैं। जैसे कब होता है, जबकि हमारे यहाँ जो वर्षा होती है, देखते हैं वर्षा की बूंदें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और काफ़ी तेज वर्षा होती है। उस कारण से क्या होता है, पूरे भूमि पर समान रूप से मृदा की ऊपरी परत का अपर्दन हो जाता है, जिसे हम मृदा अपर्दन या भूक्षरण कह सकते हैं। और इस अपर्दन का विशेष रूप से इस अपर्दन को हम कहते हैं परत अपर्दन या शीट इरोजन। उसी तरह से अर्ध और अर्ध शुष्क प्रदेशों में या शुष्क प्रदेशों में हम क्या देखते हैं, पवन वहाँ पर सबसे बड़ा अपर्दनकारी दूत होता है और पवन के द्वारा मृदा के ऊपरी परत का उड़ाया जाना, बहुत तेज जब हवा चलती है तो देखते हैं अपने साथ साथ मृदा की ऊपरी परत को भी उड़ा ले जाती है। तो इसे भी हम मृदा अपर्दन या भूक्षरण कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम बात करेंगे भूक्षरण के कारकों के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं इन कारकों को हमें पढ़ाई में सुविधा हो इसलिए दो वर्गों में बांट के रखा गया है। पहले वर्ग के अंतर्गत हम जानेंगे कि प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं,
जो भूचरण के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। और फिर दूसरे चरण में हम जानेंगे कि मानवीय कारक कौन कौन से हैं जिनके कारण से मृदा का अपरदन या निम्नीकरण होता है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्राकृतिक कारकों की। प्राकृतिक कारकों में जो सबसे पहला और सबसे विस्तृत कारक होता है वह है गतिशील जल। गतिशील जल यानी रनिंग वाटर। इसके अंतर्गत क्या क्या प्राकृतिक जो फीचर्स है वो आते हैं, तो वो उनमें सबसे पहला है नदी। आप देखते हैं पहले के क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा नदी के कार्य। उसके अंतर्गत ये पढ़े होंगे हम लोग कि नदी 3 तरह के कार्य करती है। पहला अपरदन, दूसरा परिवहन और तीसरा निक्षेपण। तो ये दूसरे की बात हम लोग अभी कर रहे हैं, पहले की अपरदन, नदी के अपरदन वाले कार्य, जिसमें क्या करती है नदी, जिन मार्गों से होकर नदी बहती है वो उन मार्गों से चट्टानों को, पत्थरों को, मृदा को तोड़ते फोड़ते काटते हुए अपने धारा में बहाकर ले जाती है। तो इस प्रकार गतिशील जल के रूप में कार्य करते हुए नदी क्या करती है, मृदा का अपरदन करती है। दूसरा है हिमानी। हिमानी यानी बर्फ की नदी, हिम नदी। यह कहाँ रहेगी, बहुत ठंडे प्रदेशों में। वहाँ पर मृदा का अपरदन का काम हिम नदी के द्वारा होता है। और जब हम समुद्री किनारे पर जाते हैं तो वहाँ पर मृदा अपरदन का कार्य किसके द्वारा होता है, समुद्र की लहरों के द्वारा। अब दूसरा जो कारक है वह है पवन। पवन यानी हवा। तो हवा का कार्य किन क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा प्रमुखता से दिखता है, हाँ ये दिखता है सूखे प्रदेशों में, यानी शुष्क और अर्ध शुष्क, यानी जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है वहाँ हवा अपने गति के कारण मृदा को उड़ा ले जाता है और अपरदन के कार्य को अंजाम देता है। तो पवन का कार्य समझ गए। तीसरा जो कारक है भूचरण के लिए उत्तरदायी वह है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल यानी पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वह भी मृदा के अपरदन में सहायक होता है, लेकिन इसका भी क्षेत्र सीमित होता है। कहाँ पर, तो ढलानों पर, यानी पर्वतीय भागों में। वहाँ पर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जब चर्चा कर रहे थे तो हमने जाना कि वहाँ पर मृदा की परत काफ़ी पतली होती है और ढलानों पर गुरुत्व बल के कारण जैसे ही चट्टानों का अपक्षय होता है चट्टान लुढ़ककर नीचे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन यदि वो टिके भी रह जाए, मृदा का निर्माण हो भी जाए, तो क्या होता है, जैसे ही मृदा की एक ढीली सी परत बनती है चट्टानों के ढलानों पर और किन्हीं कारणों से या तो कभी भूकंप आ जाए या तो कभी बहुत ज़्यादा वर्षा हो तो या फिर वनों का बहुत कटाव हो, तो क्या होता है, मिट्टी भुरभुरी होकर के ढलान के सहारे नीचे की तरफ सरक जाती है और वैसी स्थिति को हम कहते हैं भूस्खलन। फिर एक और इससे मिलता जुलता ही यहाँ पर होता है जिसे हम मड फ्लो कहते हैं। ये तब होता है जब बहुत वर्षा हो और मृदा एकदम से संतृप्त हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए और फिर वो अचानक से ढलान के सहारे कीचड़ के जैसे लगता है कि एक कीचड़ की नदी बही चली आ रही है, तो वैसा हो जब, तो उसे हम मड फ्लो कहते हैं। और ये मड फ्लो भी मृदा अपरदन या भूचरण में बहुत सहायक होता है। अगला कारक जो भूचरण में सहायक है वह है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा का होना। तो जब बहुत ज़्यादा वर्षा, कम समय में बहुत ज़्यादा वर्षा हो तो क्या होता है, सबसे पहली जो समस्या होती है वह होती है बाढ़ की समस्या। तो बाढ़ की समस्या में क्या होता है, दो बातें जो हम लोग यहाँ चर्चा कर सकते हैं। एक तो होता है क्या कि बाढ़ जो है वो अपने बाढ़ का पानी अपने साथ क्या करता है, बहुत सारे कचरों को लेकर जाता है और फिर
जितने देर तक बाढ़ है उसके बाद फिर वो कचरा वही छूट जाता है, पानी धीरे धीरे बह के निकल जाता है। तो वो मिट्टी जो बिल्कुल साफ सुथरी खेती लायक थी, वहाँ पर क्या हो गया, अवांछित कचरे का जमाव हो गया, तो उससे वो मिट्टी हमारे लिए उपयोगी नहीं रह गई। दूसरा, बाढ़ का एक और दुष्परिणाम क्या होता है कि कभी कभी बाढ़ के दौरान क्या होता है कि जहाँ उपजाऊ मिट्टी थी वहाँ बाढ़ का पानी ढेर सारा बालू ले जा करके जमा कर देता है। तो उससे क्या हो गया, वो मिट्टी किसी काम लायक नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार बाढ़ जैसा प्राकृतिक कारक मृदा के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। फिर अतिवृष्टि के कारण परत अपरदन भी होता है, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले हमने की, जिसमें कि समान रूप से मृदा की ऊपरी परत का विलोप हो जाता है, वह बह के नष्ट हो जाता है। इसी का दूसरा स्टेज होता है रिल इरोजन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नलिका अपरदन। उसमें क्या होता है, उंगली की तरह पतली पतली धाराएं आपको मिट्टी की सतह पर नजर आएंगी और वो पानी जो है उन जो पतली पतली धाराएं हैं उन धाराओं से होकर पानी तो बह के निकल जाएगा और अपने साथ मिट्टी को भी बहा ले जाएगा।